नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म होती दिख रही है या फिर अमित शाह की राजनीति खत्म होती दिख रही है? अब यूं तो अमित शाह ने पिछले 3 वर्षों में या यूं कहें 2019 से अब तक महाराष्ट्र में 3 बड़े ऑपरेशन किए, सत्ता बदलने के, मुख्यमंत्री को एक के बाद एक कुर्सी से हटाने के, किसी पार्टी को तहस नहस करने के 3 बड़े ऑपरेशन, जिसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, हर खेल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब कहने को आप कह सकते हैं कि शिंदे आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, जिनको वो शिवसेना से तोड़ के लाए थे। भाजपा के साथ उनकी सरकार चल रही है, अमित शाह और मोदी की। हकीकत यह है, ज़मीनी सच ये है कि शिंदे की बदौलत लोकसभा में मोदी और शाह को महाराष्ट्र से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए चाणक्य ने अब चौथा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन महाराष्ट्र। और ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें चाणक्य ने अब तक पिछले 8-9 सालों में, जब से वो दिल्ली दरबार की सत्ता में, अपनी सारी ताकत झोंक दी है। ऑपरेशन महाराष्ट्र। अब दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी कह लीजिए या हाईएस्ट जीडीपी स्टेट कह लीजिए या देश का खजाना कह लीजिए, महाराष्ट्र, इस पर काबिज होने के लिए, कब्जा जमाने के लिए अमित शाह ने कई दांव चले। सबसे पहले वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को तोड़ के लिए आए, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो चल नहीं पाए। फिर उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठ गए मुख्यमंत्री की, वो कुर्सी ही तोड़ दी चाणक्य ने। और उद्धव ठाकरे के सबसे खास आदमी, लीडर ऑफ द हाउस, एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे को तोड़कर भी बात नहीं बनी है, क्योंकि बीजेपी जितने भी हाल फिलहाल में चुनाव हुए, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे अंधेरी ईस्ट का कोई बाई इलेक्शन हो, हारती ही चली गई। और यही डर सता रहा है कि जब तक महाविकास अघाड़ी रहेगी, जीत का रास्ता मुंबई से जो दिल्ली की तरफ जा रहा है, वो शायद उसमें कांटे ही कांटे। इसलिए ये ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन महाराष्ट्र, क्योंकि जो निगाह है, नज़र है, वो इन 48 सीटों पे है। ये जो 48 सीट्स हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीट। और अगर ये 48 सीटों में से अगर बीजेपी को 10 से कम सीटें मिली, तो आप यकीन मानिए मोदी के सर पर फिर ताज नहीं आने वाला 2024 में। और यही मोदी और अमित शाह जान रहे हैं। इसीलिए अब आखिरी कोशिश है कि शिवसेना तो तोड़ दिया है, उसको तो तोड़ दिया है शिवसेना को, अब शरद पवार को भी तोड़ना है, अब एनसीपी को भी तोड़ना है, कांग्रेस को भी तोड़ना है। यानी कुल मिलाकर गेम यह है कि महाविकास अघाड़ी को तहस नहस करना है। यही ऑपरेशन है, यही मकसद है। और इसके लिए सारी कारगुजारियां हो रही हैं पर्दे के पीछे। अब दोस्तों, महाविकास अघाड़ी को चाणक्य तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं, महाविकास अघाड़ी बिखरती है, नहीं बिखरती, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तय है जो आंखों से दिख रही है, महाराष्ट्र में दिख रही है, कि जैसे जैसे उद्धव ठाकरे को कमज़ोर करने की कोशिश चाणक्य ने की, वो उतनी ही ताकत से उभर के सामने आ गए। और आज हकीकत ये है कि उद्धव ठाकरे के प्रति इतना ज़बरदस्त सहानुभूति है, समर्थन है, कि हर इलेक्शन में अगर कोई किंग मेकर बनकर उभर रहा है, तो उद्धव ठाकरे उभर रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मेरे एक्सपर्ट से सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। चाहे वो कोल्हापुर हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो थाने हो, लोग कह क्या रहे हैं, सुनिए टाइगर से। आपकी लोगों से बात हो रही है महाराष्ट्र के हर शहर में, क्या फीडबैक है? मेरी आज थोड़ी देर पहले ठाणे में बात हुई, एक संपादक से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग शिवसेना को पसंद नहीं करते, वो भी शिवसेना के साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कई ऐसे लोग थे कि अरे छोड़ो ना, ये साली हुलीगन्स की पार्टी है। वो भी कहते कि बीजेपी इतने नीचे लेवल पे उतर आएगी, सोचा नहीं था। वो अब बीजेपी से इसलिए दूर हो रहे हैं कि बीजेपी से डर रहे हैं। अब दोस्तों, छापे तो छत्तीसगढ़ में भी डाले जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होना है। और कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हो रही है, और दिल्ली में भी हो रही है।
कहीं मनीष सिसोदिया को बुलाया जा रहा है तो कहीं घेराबंदी केजरीवाल की हो रही है। खेल हर जगह चाणक्य खेल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है, द बिगेस्ट बैटल, वो महाराष्ट्र में हो रहा है। और वहां पर जो घमासान है वो धीरे धीरे सड़कों पर आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है, और वो मुस्तकबिल तय करेगा 2024 के फाइनल का। और इसी को मैं चाहता हूं कि आपके लिए डिकोड करूं, तह में जाऊं, कोशिश करूं एक्सपर्ट के जरिए आपको समझाने की, और बहुत आसानी के साथ। महाराष्ट्र की कथा समझ गए तो महाभारत समझ गए 2024 का। वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलूंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। अनुराग चतुर्वेदी मुंबई से और टाइगर दिल्ली से पास आऊंगा। टाइगर, पहला सवाल मेरा ये है कि आज उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। सरकार अत्याचार पे उतर आई है और जितनी भी संस्थाएं हैं सब की सब, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, या फिर ईडी हो या सीबीआई हो, सब की सब सरकार के इशारे पे काम कर रही है और लोकतंत्र की हो चुकी, लोकतंत्र का नामो निशान मिट चुका है, ये उनका कहना है। तो आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, ये तो विपक्ष में जो भी लोग रहते हैं यही आवाज करते हैं, और इलेक्शन कमीशन का उपयोग सत्ता पक्ष ने किया, ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी लगातार उपयोग होता आ रहा है। सेशन जैसा एक आध कमिश्नर आया, इलेक्शन कमीशन में आए थे लोग, कि जिनके वजह से इलेक्शन कमीशन की एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद तो फिर वही ढाक के तीन पात है, क्योंकि जब केंद्र सरकार नियुक्त करेगी इन लोगों को तो ये अनुकंपा नियुक्ति जैसी चीज हो गई है। रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पहले आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया जाता है, और इसी तरह से नतीजे आते हैं। दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मात्र सिंबल फंड कार्यालय से पार्टी होती है क्या? पार्टी होती है कार्यकर्ताओं से, पार्टी होती है उस मतदाताओं से जो पार्टी के लॉयल मतदाता होते हैं। वो किन के पास है, इसका निर्णय मतदान के बाद होगा। और ये जानते हैं, अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव था उसमें बैकआउट होकर और पूरा वहां पे अनपोज जैसी स्थिति ला दी शिवसेना के लिए। शिवसेना ने तो मैदान में उतर के ताल ठोक दिया था, लेकिन ना भाजपा उसका औकात थी, भाजपा की, ना शिवसेना एकनाथ शिंदे की औकात थी कि उसका मुकाबला करे। और उसी समय एक चावल जैसा टेस्ट करते हैं पूरा खाना बनने के लिए, चावल पूरा हर दाना नहीं दबा के देखते हैं, वैसे उस सीट ने बता दिया कि अभी एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि विधायक उनके पास है, जनमानस नहीं। और ये बात बीजेपी भी जानती है, इसलिए चुनाव में कोई भी सामने जाने के लिए अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जी, मैं अनुराग जी के पास आ रहा हूँ। एक सवाल यहीं पर जो आपके जवाब से आ रहा है, मैं कि कल अमित शाह जो है महाराष्ट्र में थे, और महाराष्ट्र में अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी दिल से खुशी है कि बाला साहब की विरासत शिंदे जैसे महावीर को मिली है, शिव सैनिक को मिली, मुझे बड़ी खुशी है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे की अब जो इनिंग्स हैं एक तरह से पारी उनकी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, वो सड़क पर आ गए, ये उनका कहना है। तो क्या वाकई पारी समाप्त हो गई है उद्धव ठाकरे की? क्या वाकई वो सड़क पर आ गए हैं, जैसे किसी को मकान से बेदखल करके साजो सामान के साथ बाहर फेंक दिया जाता है? क्या वाकई ऐसी स्थिति है, या अमित शाह को पता लग जाएगा आने वाले वक्त में कि उद्धव ठाकरे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह ने जो कल जो कहा उसका उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया कि बैगम्बो खुश हुआ, तो ये जो बात है या राजनीति जो है वो बहुत संभावनाओं का खेल है। अगर आप देखें तो 2002 के बाद में किस तरीके से अमित शाह को भी सीबीआई ने पकड़ लिया था, उनको तड़ी पार कर दिया गया था, वो मुंबई में आके रहते थे, दिल्ली में जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये कोई किसी से नहीं कहता कि आप उसकी पारी खत्म हो गई है। राजनीति में किसी की पारी खत्म नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी चिंता अभी शिवसेना शिंदे गुट को नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान और ये जो कल की कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है उससे भारतीय जनता पार्टी का ही अस्तित्व चुनौती में आ गया है, खतरे में पड़ गया है। टाइगर, अमित शाह का कहना है कि गेम इज ओवर फॉर उद्धव ठाकरे, गेम इज ओवर, उद्धव ठाकरे का खेल खत्म है, अब शुरुआत जो है वो एकनाथ शिंदे की है वहां पर, मतलब एक नई मशाल जली है। अमित शाह ये बात जान चुके हैं कि गेम इज ओवर फॉर बीजेपी। अमित शाह क्या कह रहे हैं वक्तव्य से, अमित शाह, मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा दीपक भाई।
अमित शाह इस वक्तव्य से बूस्टर डोज देना चाहते अपने कार्यकर्ताओं को। मैं पहले से कह रहा हूं कि यदि आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 50 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं आती, और लोकसभा के होते हैं तो सिंगल डिजिट पे बीजेपी आती है। ये उनके सर्वे भी बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो है, इसमें सबसे, जैसा अनुराग जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इसमें सबसे बड़ा विलन जो है वो देवेंद्र फडणवीस बन के आए हैं। कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था और उस बनने के लिए उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज की। कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, कांग्रेस मुक्त भारत तो कभी हुआ नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। लोकसभा में 2 सीटें थी बीजेपी की, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि ये बीजेपी का समाप्ति की ओर है और बीजेपी खत्म हो गया है। राजनीतिक दल में लोग उठ के आते हैं। आप फेयर प्ले कीजिए ना। आप यदि, ये तो पाकिस्तान जैसी बात हो गई, पाकिस्तान से भारत खेलता है तो हम बोलते थे 12 प्लेयर खेल रहे, 11 क्रिकेट के और एक 12वां अंपायर। आप बिना ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के, इलेक्शन कमीशन के खेल के दिखाइए चुनाव। मर्दों जैसे ताल ठोक के आइए अखाड़े में। वो कोल्हापुर से बात कर रहे थे, लक्ष्मी की जी पूजा करने गए, ससुराल है कोल्हापुर उनका, अमित शाह जी का। अरे अमित शाह जी को पता होना चाहिए, कोल्हापुर सिर्फ लक्ष्मी के लिए प्रसिद्ध नहीं है और शाहू जी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कोल्हापुर कुश्ती का माहिर घर है, कुश्ती का मायका कहते थे उसको, अखाड़ा है, अखाड़ा है। और कुश्ती के, और मारुति माने जैसे लोग दिए हैं। और उस अखाड़े में हमेशा निर्णायक कुश्ती होती है, पॉइंटों की कुश्ती नहीं होती। वहां ताल ठोक के पहलवान उतरते हैं और एक दूसरे के सामने भिड़ते हैं, मिट्टी में पटकनी दी जाती है। निर्णायक कुश्ती होती है और 3-3, 4-4 घंटे की कुश्ती होती है, इतनी लंबी चलती है। लेकिन निर्णय पे तो आप निर्णायक कुश्ती पे आइए। आप पीछे से ईडी को कर दो, इसको तोड़ो, इसको करो, ये करके नहीं चलेगा ना। जब चुनाव होंगे तब ईडी क्या करेगी, तब तो नतीजे दिखाएंगे सामने क्या होगा। चुनाव को सामने जाइए। क्यों नहीं इतनी हिम्मत है, यदि शिवसेना खत्म हो गई है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव घोषित करते हैं। अभी तो राड़ा दूसरा हो रहा है। एकनाथ शिंदे अच्छी तरह से जानते हैं, ये शिवसैनिक है पुराने। वो जानते हैं कि शिवसेना के खंडे पे बीजेपी कैसे चढ़ के आई और महाराष्ट्र में शिवसेना को निपटाने का प्रयास कर रही है। तो उसमें एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, क्योंकि बीजेपी का बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है उनसे। बीजेपी उनको यूज कर रही है एज अ पासवर्ड, ये फाइल खोलने के लिए। उसके बाद ये पासवर्ड बदल भी जाएगा। इसलिए एकनाथ शिंदे भी अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। और आज के डेट में ठाणे और पालघर में सेना वर्सेस, मतलब एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी हो रहा है जी। आज जो खास लोग हैं बीजेपी, जो एकनाथ शिंदे की, मतलब ठाणे में यह हाल हुआ कि एक बहुत अच्छा ऑफिस बियरर, जो सीनियर ऑफिस बियरर है ठाणे में बीजेपी का, उसको एकनाथ शिंदे के आदमी ने इतना मारा कि उसके सर पे 12-12 टाके आ गए। उसके बाद वो अरेस्ट तक नहीं हो पाया। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है, बीजेपी पूरी आंदोलित हुई ठाणे में, फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ वो आदमी। एफआईआर में नाम है, उसके बाद तुरंत उसको छोड़ दिया, बुला के छोड़ दिया गया। आज ठाणे के ऐसे कई करप्ट ऑफिसर्स हैं, मतलब जिनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। टाइगर, आपके पास आऊंगा। ये बात सही है जो आपने कहा कि एकनाथ शिंदे ने इस वक्त 2 फ्रंट खोल रखे। पहला फ्रंट उनका उद्धव ठाकरे के साथ है, जहां पर पार्टी के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है। आधी लड़ाई वो जीत चुके हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाना है। दूसरा फ्रंट जो एकनाथ शिंदे ने खोला है, वो पीछे की खिड़की से बीजेपी के साथ खोला है, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं जमीन उनकी हाथ से ना निकल जाए। अल्टीमेटली बीजेपी दोनों को हड़पेगी, ये शिंदे को भी पता हो गया। मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन मैं अनुराग जी से जो बुनियादी सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि ठाकरे के बिना शिवसेना से ठाकरे का डीएनए फेंक दिया गया है, शिवसेना से ठाकरे का परिवार निकाल दिया गया। मैं यहां पर एक सवाल ये कर रहा हूं कि मुंबई में जो लोग हैं, महाराष्ट्र में जो लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त क्या आपकी सबसे बातचीत हो रही होगी? मुझे तो ये याद आता है कि जब राज ठाकरे जब विदा हुए तो राज ठाकरे को भी शिव सैनिकों ने एक्सेप्ट नहीं किया, भतीजे को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जहां शिव सैनिक भतीजे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वहां क्या एकनाथ शिंदे को एक्सेप्ट कर लेंगे? एकनाथ शिंदे का फ्यूचर क्या है? भले ही धनुष और बाण उनके हाथ में आ जाए, सिंबल उनके हाथ में आ जाए, लेकिन उनका भविष्य क्या लगता है आपको? मुझे लगता है उनका भविष्य जो है वो बड़ा अंधकार में लगता है। राजनीतिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि शिवसेना
किसकी है, उसको पे कब्जा किसका होगा, लोग किसके साथ जाएंगे, ये चुनाव तो तय करेंगे ही, लेकिन जनमानस किसके साथ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी उद्धव ठाकरे को जैसे 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी के साथ अत्याचार होते हैं, उनकी जमीन छीन ली जाती है, उनके परिवार को भूखे मरने दिया जाता है, या अमिताभ बच्चन की भी आप देखते हैं फिल्मों में इसी तरीके से स्थिति हो जाती थी, फिर वो उठ खड़ा होता था। या जिसको कि राख के उससे बहुत सारे पक्षी जैसे जीवित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो बढ़ते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को जो अभी चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि जो शिवसेना है उसकी सबसे बड़ी ताकत शाखाएं हैं, तो चुनाव आयोग ने शाखाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल कल जो निर्णय दिया है वो चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के बारे में दिया है। इस स्थिति में जो संगठन है उस पे अभी भी कब्जा उद्धव ठाकरे का रहेगा, और जो जनमानस है, मराठी जनमानुस जो है, वो उसकी सहानुभूति इतनी मिल रही है कि मेरे को अभी कुछ ही देर पहले सूचना मिली कि जो बीएमसी का जो चुनाव है वो अक्टूबर से पहले नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद ही ये चुनाव होंगे, पहले नहीं होने वाले। जी टाइगर, यहाँ एक चीज, बीएमसी का चुनाव कराने में इतना डर क्यों? आखिर मोदी जी और अमित शाह जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि साहब हमने खत्म कर, अगर उद्धव ठाकरे खत्म कर दिया है, अगर उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार को किनारे कर दिया शिवसेना से, तो फिर ये डर क्यों? बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? एक तरफ तो हाथ में तलवार है, दूसरी तरफ जो है ढाल लेके पीछे खिसकते जा रही है। तो ये जो पोस्चरिंग है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, ये क्या पोस्चरिंग है? ये हवाबाजी है। शुद्ध हिंदी में इसको एक शब्द है, हवाबाजी। सिर्फ पोस्चरिंग है, दूर दूर से आवाज लगा रहे, शूट ठोक रहे। मैंने बोला ना, सिर्फ ताल ठोक रहे, मैदान में नहीं उतर। आखाड़े में तो आ जाए भाई, आखाड़ा के बाहर क्या ताल ठोकता है? हो तो गया था, एक तो बाउट हो गई थी ना, पहला तो हो गया था, अंधेरी ईस्ट में उतर जाते भाई। एकनाथ शिंदे की ओरिजिनल शिवसेना थी, एकनाथ शिंदे बोल रहे थे, बीजेपी बोल रही थी हमारी शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है। तो फिर शिवसेना का विधायक की मृत्यु पे वो जो सीट खाली हो गई वो शिवसेना को मिलनी चाहिए, एकनाथ को लड़ लेनी चाहिए थी सीट। क्यों बीजेपी को सरेंडर की? क्योंकि एकनाथ के पास आदमी नहीं था। क्या लग रहा है टाइगर की जिस तरह से पोस्टरिंग अमित शाह कर रहे हैं, या जिस तरह से नरेंद्र मोदी, बाला साहब को मैं अपने साथ ले आया हूं, मैं ठाकरे को अपने साथ ले आया हूं, मैं अब शिवाजी भी मेरे हैं, छत्रपति शिवाजी भी मेरे हैं, बाला साहब भी मेरे हैं, महाराष्ट्र भी मेरा है, ये जो नया पैतरा है मोदी का या अमित शाह का, आपको लगता है कि इसका असर होगा, या लोग समझ चुके हैं कि ये जो 2 गुजराती हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं और इस विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं? मराठी मानुस का क्या सोचना है? मराठी मानुस तो यही सोचता है कि औरंगजेब की सूरत जिस मराठों ने लूटी उसका बदला, औरंगजेब का बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। सीधा सीधा बात है। रही बात फोटो साथ में, नाम साथ में ले जाने की, तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना के सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथ में ले नहीं जा सकते। वो विचारधारा के साथ आते। महात्मा गांधी विचारधारा के साथ आते, नाम के साथ नहीं आते। ये लोग फोटो में नहीं आते। भगवान श्री राम का फोटो लगाने से राम नहीं आएंगे। राम की कुछ सोच भी तो अपने दिमाग में लानी होगी। जिन बाला साहब ठाकरे ने मुस्लिम लीग से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ समय समय पे गठबंधन करके सरकारें बनाई है, क्योंकि उनको कांग्रेस के साथ लड़ना था। इमरजेंसी में उन्होंने कांग्रेस का भी साथ दिया, वो भी इतिहास है। उस बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को समझने के लिए 4 जन्म लेने पड़ेंगे। ये अपना हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे के नाम पे क्यों बेच रहे हैं? सवाल ये है, क्योंकि आपके पास कोई बेचने के लिए विरासत नहीं, आपके पास इतिहास नहीं, तो आपको ये उधार का सिंदूर लगता है विरासत के लिए भी, नाम के लिए। अरे आप में हिम्मत हो तो छोड़ दीजिए। बाला साहब ठाकरे पिता है उद्धव ठाकरे के, रहने दीजिए बाप बेटे को साथ में। आप आइए आपके हिंदुत्व के साथ, आप आइए आपके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ, आप अपने ताकत के साथ आइए, सामने सामने खेलिए ना। बाला साहब, हमारे बाला साहब आज होते तो जूते से मारते,
क्योंकि बाळा साहब की नेचर थी। बाळा साहब ऐसे मुंह पे बोलते थे। बाळा साहब सत्ता के लिए कभी सत्ता चाटने के लिए नहीं गए। बाळा साहब ने मुस्लिम लीग के साथ यदि कुछ किया है तो मेयर पद पाया था मुंबई में पहली बार। समाजवादियों के साथ भी गए हैं वो। मैं आपको पूरा बाळा साहब के ऊपर एक इशू, एक तो मैं चाहता हूं कि दीपक भाई आप एक बाळा साहब की शिवसेना, इस पे एक प्रोग्राम बनाइए। हम बताते हैं कि शिवसेना में शुरुआत से लेकर आज तक कैसे कैसे बाळा साहब ने अलग अलग लोगों के साथ मिलकर शिवसेना को जिंदा रखा, क्योंकि कांग्रेस जैसे भ्रष्ट परिवार इसको लड़ना था। तो जब मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी है उससे लड़ना होगा उद्धव ठाकरे को अपने अधिकारों के लिए, तो उन्होंने वही किया जो उनके पिता ने किया समय समय पे। तो हिंदुत्व कहां गलत हो गया? आप आप अजित पवार के साथ शपथ लो तो आपका हिंदुत्व साबित। उन्होंने अजित पवार के साथ सरकार बनाई तो उनका हिंदुत्व खत्म हो गया। जो 2-2 मिनट में हिंदुत्व की परिभाषा बदलते हैं सत्ता का मक्खन खाने के लिए, ये सत्ताखोर लोग हैं। इन्हें हिंदुत्व की कोई पड़ी नहीं है, इनको विचारधारा की कोई पड़ी नहीं है। जो पार्टी विद द डिफरेंस हुआ करती थी वो वाकई अभी पार्टी विद द डिफरेंस हो गई है। जिस पार्टी को सत्ता पाने के लिए कुछ भी चल जाए वो बीजेपी है, ये लोग जानने लगे हैं। इसीलिए ये बार बार परेशान हो रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी कैसा भी करके टूटे, और उसके लिए ये तब तक प्रयासरत रहेंगे जब तक 2024 के चुनाव नहीं आते। और बड़ी बात नहीं, 2024 के चुनाव आने के बाद डंप कर देंगे एकनाथ शिंदे को, उसको गाली गलौज करेंगे, उसको विलन बना देंगे और बोलेंगे नहीं नहीं हम तो भूल गए थे, बाला साहब के ओरिजिनल आप ही हो। चरणों में भी आ जाएंगे, क्योंकि 2024 में 48 जी। सीटों वाला ये राज्य आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जी। ये कोई केक वॉक नहीं है। जी। आपकी अनुराग शादी जी। जरूर कोल्हापुर में हुई है, लेकिन वो जी। कोल्हापुर वही है जहां सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव विचारधारा निकली है। छत्रपति शाहू की विचारधारा, जिसका नाम आज भी लेते हुए लोग थकते नहीं। उस प्रोग्रेसिव विचारधारा में दहेज को जगह नहीं है। जी। तो महाराष्ट्र ने अपनी बेटी दी है अमित शाह जी के यहाँ, दहेज के रूप में महाराष्ट्र की अस्मिता नहीं दी है। महाराष्ट्र के उद्योग, महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो रोजगार है वो नहीं दिया है, क्योंकि दहेज जी। देना हमारे यहाँ गलत माना जाता है। जी। ये समझे थोड़ा। ये बौखलाहट में बोल देते हैं कि अब ये खत्म हो गए, अब हम करेंगे, अब बार 200 पार, अब बार 300 पार, अब बार 600 पार। ये वॉर क्राई है। बंगाल में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, मात्र 2-3 राज्य, गुजरात में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ। ये 4 राज्यों को लेकर चिल्लाओ मत, जहां जीत होगी हासिल। आसाम में भी जीत आपको मुख्यमंत्री कांग्रेस का लेना पड़ा। उत्तराखंड हो या गोवा हो, आपको पता है किसके भरोसे सत्ता में है आप। तो कौन सा कैसे वॉर क्राई करते हैं, और इनके लोग कैसा इनको मानते हैं, और कैसा जनता इतनी मूर्ख होगी क्या? कांग्रेसियों के भरोसे सत्ता चलाते हो और उसके बाद कहते हो कांग्रेस समाप्त हो गई। कहां से हो गई? कांग्रेस तो तुम्हारे अंदर पनप रही है। जी। क्या आपको लगता है अनुराग जी कि जिस तरह से मोदी ने पहले शिवसेना को तोड़ने की कोशिश करी, फिर अलग कर दिया, कुर्सी से उतार दिया उद्धव ठाकरे को, फिर एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले गए, फिर अब पार्टी का सिंबल वो भी दे दिया एकनाथ शिंदे को, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, अब वो सेना के जितने इमारतें हैं, भवन हैं, दफ्तर हैं, उस पर भी कब्जा दिलाना चाहते। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सिंपैथी और एम्पैथी वो उद्धव ठाकरे के साथ है, आदित्य ठाकरे के साथ है, ओरिजिनल शिवसेना के साथ है, और शरद पवार भी कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहे, क्या आपको लगता है कि जब असली लड़ाई होगी, चाहे वो बीएमसी की हो या फिर लोकसभा चुनाव की हो, जब असली लड़ाई होगी तो ये दांव कहीं ना कहीं मोदी को भारी पड़ेगा? मोदी के लिए ये एक तरह से गले की हड्डी बनता जाता है। कहीं ना कहीं मोदी के सारे दांव, अमित शाह के सारे दांव उल्टे पड़े हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ, मुझे लगता है मोदी जी के लिए ये दुस्वप्न हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास से और जिस तरीके की उन्होंने रचना की है, उससे लगता है कि सारी चीजें उनके पक्ष में है। लेकिन इतिहास की चाल जो कि एकदम खुरदरी होती है, वो उनको काफी कठिनाइयां पैदा करने वाली है। और मराठी अस्मिता जिसको कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं, इतिहास का जो बोझ है और तात्कालिक इतिहास, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से शिवसेना की, उद्धव ठाकरे को एक और फायदा ये हो रहा है कि शिवसेना की जो अभी तक जो छवि अल्पसंख्यकों में, गरीबों में, वो ये थी
कि इसमें काफी गुंडा एलिमेंट बहुत है और बहुत दंगा करने वाला, झगड़ा करने वाला एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट अब राणे के साथ चला गया है और एक तरीके से एक उज्जवल छवि जो है वो उद्धव ठाकरे की बनी है और ये छवि जो है उनको चुनाव में और मानस में, मराठी मानस में अपना एक स्थायी स्थान दिलाने में सफल हो। जी दीपक। टाइगर, आखिरी सवाल, अगर मराठा सेंटिमेंट्स उद्धव ठाकरे के साथ हैं, सड़क पर आकर रंक की जगह वो राजा बन गए हैं या राजा बनते हुए दिख रहे हैं, किंग बनते हुए उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, तो ये जो 48 सीटों की बात अमित शाह कर रहे हैं कि 48 आउट ऑफ 48, 48 में से इस बार हम 48 लेंगे, सारे दांव पेच हमने चल दिए हैं, बाजी अब हमारे हाथ में, ये एक मैसेज अमित शाह बार बार दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर चुनाव होते हैं, सपोज करिए आने वाले दिनों में, तो क्या 48 में से 48 सीटें मिलेंगी या फिर बीजेपी की यहां पर दाल पतली है महाराष्ट्र में? बीजेपी की दाल है ही नहीं, पतली की बात ही नहीं है, सिंगल डिजिट पे आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये गुजरात नहीं है उतने में 26 में से 26 सीटें लेने के लिए, ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का इतिहास मैंने पहले भी बताया था। सबसे ताकतवर मुगल सम्राट औरंगजेब 28 साल महाराष्ट्र में पड़ा रहा, मराठों को नहीं जीत पाया। मराठों मतलब महाराष्ट्र को नहीं जीत पाया। मराठा कहना गलत होगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र का जो राज्य था वो 12 बलूतेदार ओबीसी ट्राइबल्स और बैकवर्ड के भरोसे था, सवर्णों के भरोसे नहीं था। तो उस महाराष्ट्र में औरंगजेब को अंतिम सांस लेनी पड़ी, लेकिन मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ। मैं शिवसेना की बात नहीं कहता हूं, मैं मराठा साम्राज्य ने शिवसेना को नहीं कह रहा हूं। जो एक विरोध की राजनीति है, विरोधियों को समाप्त करने की राजनीति है, ये लोकतंत्र में बैठती नहीं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के बराबर विरोधी पक्ष का भी एक हिस्सा होता है। तो लोग क्या समझ रहे हैं? यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ये कहते थे कि अटल जी जैसे लोग पार्लियामेंट में आना जरूरी है। अटल जी जीत लोग के आने क्या समझ चाहिए। रहे हैं? ये जो मोदी के जो आपकी सबसे बात हो रही है, कोल्हापुर में आप बात कर रहे हो, नासिक नागपुर से अभी आप लौटे हो, मुंबई आप जाते रहते हो, पुणे में आपका घर है, आप रहने वाले महाराष्ट्र के, जो आपकी लोगों से बात हो रही है महाराष्ट्र के हर शहर में, क्या फीडबैक है? मेरी आज थोड़ी देर पहले ठाणे में बात हुई, एक संपादक से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग शिवसेना को पसंद नहीं करते वो भी शिवसेना के साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कई ऐसे लोग थे कि अरे छोड़ो ना, ये सारी हुलीगन्स की पार्टी है। वो भी कहते कि बीजेपी इतने नीचे लेवल पे उतर आएगी, सोचा नहीं था। वो अब बीजेपी से इसलिए दूर हो रहे हैं कि बीजेपी से डर रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति देश में नहीं आ जाए कि हमारे देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाए। प्रजातंत्र को बचाने के लिए विरोध के स्वर होना जरूरी, और इसके लिए महाविकास आघाड़ी का रहना जरूरी। ये बातचीत लोग कर रहे हैं, जो राजनीति में जिसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस देश में टैक्स देते हैं, देश में एक अमन चैन चाहते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी यदि सबदूर पूर्ण रूप से यदि व्याप्त हो गई तो फिर आपको लगता है संविधान से चलेगा मामला? फिर तो रोज सुबह शाखाएं लगेगी, और दीपक जी आपको और मुझे हाफ चड्डी पहन के जाना पड़ेगा, टोपी काली पहन के। लोग इससे डर रहे हैं। इसीलिए लोग ऐसा नहीं कि शिवसेना को बहुत पसंद या शरद पवार के प्रति लोग सोचते कि भ्रष्टाचारी नहीं हुआ है, या कांग्रेस ने इतने साल राज किया तो बिल्कुल ही सुशासन दिया है। लोगों ने बीजेपी को लाया इसलिए था सत्ता में कि लोग इनसे पीड़ित थे, लेकिन जो पीड़ा निवारण के लिए आया वो ज्यादा पीड़ा दे रहा है। तो लोगों को लगा कि भैया नागनाथ से सांपनाथ अच्छा है, उससे कटवाओ, कम से कम बचने का चांस होता है। ये तो पानी भी मांगने नहीं दे रहा है। महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, हर काउंट पे देखो आप। गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल के रेट तक, और पेट्रोल के रेट तक, अनाज के रेट तक, तेल के रेट तक, 2014 और 2014 के बाद की स्थिति देखोगे तो आपको आग लगी हुई है सब दूर। सामान्य इंसान का जीना दुश्वार हो गया है। सब कुछ कारपोरेट सेक्टर्स को दिया गया है। अभी मैंने सुना यूपी में भी थोक में टेक्निकल कॉलेजेस और ये प्राइवेट सेक्टर को दिए गए सरकारी, और दबा के वृद्धि हुई है फीस में। अरे आम आदमी कहां जाएगा भाई?
गरीबों का देश है, एक तरफ 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देके जिंदा रखे हो। तो भाव इसको समअप और कैसे उसी करें देश इस में महाराष्ट्र की कहानी को, महाराष्ट्र की गाथा को? महाराष्ट्र की कहानी फेल हो रहा है। बुझता हुआ दिया फड़फड़ा रहा है, इसीलिए 48 की बात कर रहा है। इससे ज्यादा कोई मेरे पास शब्द नहीं कहने को। बुझता हुआ दिया, लास्ट कमेंट अनुराग जी, बुझता हुआ दिया फड़फड़ा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो बुझता हुआ दिया है और फड़फड़ा रहा है, ये एक सही बयानी है, क्योंकि ये सच्चाई दूसरी है और इनकी कपोल कल्पना अलग है। राजनीति में जो जुमलेबाजी है, जो आंकड़ेबाजी है, जिसके कि अमित शाह माहिर है और वो ये समझते हैं कि आधुनिक मैं चाणक्य हूँ, तो इस बार मुझे लगता है कि चाणक्य की चाणक्यगिरी जो है वो धरी रह उसकी भी अग्नि परीक्षा, और उसकी अग्नि परीक्षा नहीं है, वो धरी रह जाएगी। और जो उनकी शिखा है वो बहुत खुलेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हालात ऐसे नहीं है जैसे कि दिल्ली और गुजरात में बैठे नेता सोच रहे हैं। वैसे भी जब जमीन पर कोई नेता कमजोर होता है और ताकत में होता है, पावर में होता है, तभी ताकत का बेजा इस्तेमाल भी होता है। आपने ठीक कहा टाइगर ने तो ये दिया। लगता है दीपक जी कि ये लड़ाई है दिए और तूफान की, तो ये उद्धव ठाकरे है, वो अभी दिया है, और भारतीय जनता पार्टी एक तूफान जैसा लग रहा है जो उसको बुझाना चाह रहा है। लेकिन आपने देखा है अंधेरे में एक छोटी सी भी दिए की रोशनी जो होती है वो काफी प्रकाश करती है, और उस समय अभी इस समय उद्धव ठाकरे वही करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, आप दोनों आए और आपने अपना अपना असेसमेंट दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये तो वक्त बताएगा कि बीएमसी के चुनाव जब होते हैं तब पता लगेगा कि उद्धव ठाकरे के साथ जनता खड़ी है या जो चाणक्य हैं, जिनका ये कहना है कि उनकी चाणक्य नीति हर जगह कामयाब हो रही है, जनता उनके साथ खड़ी। ये देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि इस पूरे खेल में मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे में आखिर एकनाथ शिंदे क्या जयचंद बनते हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस जिनको वंडर बॉय कहा जाता है, वो उनका जो है नायक से खलनायक का रूप हमें सामने देखने को मिलता है। बहुत कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है। आप दोनों लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।